थ्योरेटिकल इंस्पायर पे। आज हम लोग टॉर्च लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 कवर करेंगे। सो गाइस, टुडे वी नीड टू लर्न अबाउट अनदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अनदर सिंपल बट रादर कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। देखो, मैं तुमसे पिछले 2 लेक्चर्स में कहते आ रहा हूं ना, इज इट द लॉ ऑफ टॉर्ट और इज इट द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। एस का फर्क है। एक्चुअली ये बला क्या है, आज इसको समझ लेते हैं। देखो भाई, बेसिकली शुरुआत में तुम जानते हो ना, ज्ञानबाजी का सिलसिला चलता है। तो एट द अर्लियर स्टेजेस जब ये सब टॉर्ट वर्ड की बात हो रही थी, तो उस समय जो ज्यूरिस्ट थे, जो अपने आप को लॉ का धुरंधर मानते थे, तो ये लोग अपनी अपनी थ्योरी देते थे कि हाँ ये ठीक है या ऐसा होना ये ठीक है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके वट एवर दे फेल्ट दे फॉर्मुलेटेड इनटू वेरियस थ्योरीज एंड दे हैव प्रेजेंटेड इट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थ्योरी, लॉ ऑफ टॉर्ट कहा गया इसको। विनफील्ड एक ज्यूरिस्ट थे, उनके द्वारा। अच्छा सर, आप टॉर्ट बार बार करते रहे हो, अंतर क्या है? सब्र रख भाई, सब्र रख। देख, टॉर्ट हियर इट रिफर्स टू द प्रोसिक्यूशन of an individual whenever he does an act which is a wrongful act and which violates the right of the individual, of any individual. Supposedly, for example, if I just do something, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं जिसकी वजह से मेरे इमीडिएट नेबर का यहाँ पे लॉ में क्या सेंस होता है कि whoever is immediately affected by my actions, ठीक है। So if I injure my neighbor, he can sue me in tort even if the wrong do not have a particular name. This is the thing. जो बात यहां हमको इंपॉर्टेंट देखनी है वो ये है, ये पर्टिकुलर नेम। समझे? देखो, पता है क्या लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कहा गया कि इवन इफ देखो, एवोल्यूशन हो रहा था लॉ का। वी नो कि लॉ इज नॉट लाइक डिफाइंड नहीं था कहीं से। एक टॉर्ट एक जगह डिफाइंड नहीं था, एकदम से नहीं पूरा बन के आ गया था टॉर्ट। धीरे धीरे समय के साथ साथ जो केसेस कोर्ट के सामने आते गए, उस केस पे धीरे धीरे कोर्ट ने डिफरेंट लॉ ऑफ टॉर्ट्स इवॉल्व करते गए। उन्हीं प्रेसिडेंट्स को फॉलो आगे किया जाने लगा। ठीक है, तो उसी के बारे में कहा गया है कि भले ही जिस समय तक कोई एक केस आए और उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन इवॉल्व हो जिसका जिक्र आज से पहले नहीं किया गया, यानी कि उसको कोई पर्टिकुलर नेम आज तक नहीं दिया गया, फिर भी अगर वो एक्ट ऐसा है ना, अगर वो रॉन्ग है जिसका कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो फिर उस बंदे को लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर पनिशमेंट मिलेगी। बात समझ में आई? बेसिकली कितना ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया ना ये, कि यहां पे कोई फिक्स्ड पर्टिकुलर लॉज, कोई नेम नहीं है कि ये ऑफेंसेस हैं, ऐसा कुछ करोगे तो ये होगा नहीं। यहां पे बात करी गई है एक इंडिविजुअल के राइट्स वायलेट होंगे अगर किसी भी फॉर्म में एक रॉन्ग कमिट होगा, अनजस्टिफाइड होगा, लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होगा, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज लॉ ऑफ टॉर्ट। अच्छा, एक बात बताओ, एक तुम लोगों ने मैक्सिमम पढ़ी होगी, रट्टा लगाते हो क्लैट के टाइम पे, यूबी जस इबी रिमेडियम, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। ये चीज, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है इस वाली थ्योरी को जस्टिफाई नहीं करती है लॉ ऑफ टॉर्ट की? कहोगे सर कैसे? तो मैं कहूंगा भाई एक बात समझो, जब कोई रॉन्ग कमिट हो रहा है तो कोई ना कोई तो तुम्हारा राइट वायलेट हो रहा है ना। सो अल्टीमेटली यू मस्ट बी गेटिंग सम रेमेडी, है ना। सो अब अगर लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर हम इस वाली मैक्सिम की बात करें, तो जो एशबी वर्सेस वाइट का केस था ना, इसमें इस मैक्सिम का एवोल्यूशन, ये मैक्सिम निकल के आई, ये वाला वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी की बात निकल के आई, तो ये भी तो इसको सपोर्ट कर रहा है। सो बेसिकली वी नाउ हैव अ केस व्हिच सपोर्ट्स दिस थ्योरी, है ना। अच्छा, पोलॉक साहब एक इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे जिनकी बहुत मान्यता थी, उन्होंने भी कहा कि यही थ्योरी है
जो एक्चुअली प्रैक्टिशनर्स मोस्टली फॉलो करते हैं और इसका ही एक्चुअल में एप्लीकेशन है, इवोल्यूशन के साथ साथ जो बढ़ती चली गई। ठीक है, अच्छा, जो मैंने अभी तुम्हें कहानी समझाई तो मैं इसी के सपोर्ट में कुछ केस लॉस हैं, पेन पेपर निकाल लो और नोट डाउन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। देखो, पैस्ले वर्सेस फ्रीमैन 1789 का केस है। इसमें टॉट ऑफ डिसीट की बात पहली बार करी गई। मतलब कि इससे पहले ये तो एक टॉट के नाम तरह से जाना ही नहीं जाता था। अब अगर हम किसी फिक्स्ड पर्टिकुलर टॉट्स को नेम फिक्स कर दें और उसके अलावा कुछ जो हो रहा है उसको सजा ही ना दें तो फिर गलत होगा ना, जस्टिस सिस्टम नहीं हो पाएगा। सो इसी वजह से टॉट्स इवॉल्व करते गए धीरे धीरे समय के साथ। पैस्ले वर्सेस फ्रीमैन केस में ये आया। नेक्स्ट पॉइंट, ल्यूमले वर्सेस गी 1853। इस वाले में टॉट ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर 1868, लैंडमार्क जजमेंट, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस यहां पे निखर के आया कि ऐसा भी एक टॉट हो सकता है। विंसमोर वर्सेस ग्रीन बैंक 1785, इसमें निकल के आया इंड्यूसमेंट ऑफ वाइफ टू लीव हस्बैंड एज अ टॉट। अगर कोई ऐसा करता है कि अपनी बीवी को इंड्यूसमेंट करे जिसकी वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे, ऐसी सिचुएशन उसके लिए क्रिएट करता है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ टॉट। एंड द लास्ट वन, रुक्स वर्सेस बर्नार्ड 1964 is talking about the tort of intimidation। ठीक है, आई होप तुम ये सब चीजें अच्छे से लिख रहे हो भाई, बिकॉज क्लास सुन लोगे भूल जाओगे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा ये भी समय बर्बाद और मेरा समझाना भी बेकार। ठीक है, तो थ्योरी की बात करें तो यहां पे लॉ ऑफ टॉट के अंदर विनफील्ड साहब ने कहा कि कुछ भी पर्टिकुलर नेम अगर कुछ टॉट को नहीं दिया गया है, फिर भी अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट हुआ है जो कि किसी के राइट को वायलेट कर रहा है, जिसमें लीगल कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो फिर वो टॉट के अंदर पनिश किया जा सकता है। अच्छा सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो लॉ ऑफ टॉट्स क्या है, एस का चक्कर क्या है सर? तो लॉ ऑफ टॉट्स के अंदर मैं तुम्हें बताता हूं मेरे भाई। लॉ ऑफ टॉट्स सैलमन ने दिया था, ये भी एक ज्यूरिस्ट है। सैलमन ने क्या कहा? सैलमन बोलते हैं साहब कि कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड टॉट्स हैं, ठीक है, इनके कुछ पर्टिकुलर नेम है। अगर कोई एक्ट ऐसा होता है जो कि इन टॉट्स की कंडीशन जो है इनमें फिट हो जाता है तो साहब पनिशमेंट दे देंगे। बट इफ इट डज नॉट गेट्स इनटू दीज holes, if it does not get into these factors or criteria, then he will not be punished। समझ में आ रहा है? अच्छा सर, एग्जैक्टली इस चीज को और प्यार तरीके से बताने के लिए इन्होंने यही बात को पिजन होल थ्योरी का नाम दे दिया। अच्छा, क्या है सर पिजन होल थ्योरी? देखो, पिजन होल थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये लोग कहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक पिजन होल्स, यानी कि कुछ ऐसे होल्स हैं, ठीक है, इनके कुछ नाम हैं। टॉट, जैसे मान लो हम लोगों ने जो यहाँ पे टॉट्स का बताया ना तुम्हें कि ये टॉट्स धीरे धीरे इवॉल्व हुए, इनके एवोल्यूशन से पहले भी कुछ टॉट्स होंगे, उसका जो नाम थे, मान लो ये पिजन होल 1, ये पिजन होल 2 है ना। अगर ऐसा कोई एक्ट कमिट होता है जो कि इस पिजन होल में फिट हो जाए, ठीक है, तो वो ऑफेंस टॉट की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा। अदरवाइज इफ सम अ थिंग इज कमिटेड विच डज नॉट फिट्स इनटू दीज पिजन होल्स, तो फिर वो चीज पनिश करने योग्य नहीं होगी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? अब तुम एक बात खुद सोच के देखो, कितना सीमित कर दिया लॉ को, समझ रहे हो? मतलब कितना नैरो पॉइंट ऑफ व्यू है। एवोल्यूशन की बात ही खत्म हो गई। हम लोग यहां बात कर रहे हैं कि समय 1789 में, फिर 1853 में, फिर 1868 में, 1964 में धीरे 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 सिचुएशन के हिसाब से कोर्ट ने समझती गई, सोसाइटी को इस चीज की जरूरत है, कोर्ट नए नए लॉज लाती गई।
अगर इस चीज पे टिके रहते कि ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा होगा, नहीं तो कुछ नहीं, तो फिर प्रैक्टिकली कुछ भी इवॉल्व हो पाता लॉ में? नहीं। तो भाई देखा जाए तो ये कितना लिमिट कर देती है। ठीक है, वेरी नैरो कॉन्सेप्ट। अच्छा ठीक है, एक बात और, सपोर्टर्स इसके भी थे, सपोर्टर्स इसके भी थे। इसके सपोर्टर जो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के, एस वाले के, सैलमेंट वाली थ्योरी के सपोर्टर्स क्या कहते थे कि साहब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम जब पिजन होल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम पिजन होल की बात जब कर रहे हैं तो हम उसमें कह रहे हैं ना कि फिक्स्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऐड तो किया जा सकता है पर सब्सटेंशियली वो सिमिलर होना चाहिए उन टॉर्ट्स के जो इन पिजन होल्स में पहले से लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो यहां पे क्या बात हो रही है, टॉर्ट्स में ऐड ही तो कर रहे हैं धीरे धीरे, एक के बाद एक के बाद एक। तो यहां पे अगर हम बात करें, डॉक्टर जेम्स जो कि एक ज्यूरिस्ट थे, इन्होंने सपोर्ट किया सैलमेंट की थ्योरी को, इन्होंने यही कहा द टॉर्ट्स विच आर सब्सटेंशियली ऑफ द सेम टाइप कैन ओनली बी एडेड टू दीज पिजन होल्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, इतने सारे केस तो मैंने बता दिए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पहले कोई हवा ही नहीं थी किसी को, ये सब चीजें, ये जो एग्जांपल्स हैं ये क्लियरली इसकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना कि साहब अगर सेम टाइप के जो ऑफेंसेस थे उन्हीं से रिलेटेड अगर हम इंसर्ट कर सकते थे तो फिर ये तो कभी आ ही ना पाते, है ना? तो ये बात गलत हो गई। एक और ज्यूरिस्ट थे डॉक्टर ग्लैनविल विलियम्स, इन्होंने भी सपोर्ट किया किसको, इनकी पिजन होल थ्योरी को। इन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि पिजन होल्स में और टॉर्ट्स इंसर्ट नहीं किए जा सकते हैं, है ना? दे आर कैपेशियस इनफ, इनके पास इनफ कैपेसिटी है कि इनमें और टॉर्ट्स इंसर्ट करे जा सके। ऐसा ऐसा कुछ ज्ञान इन सब ने अपना ऐड करते गए। तो अल्टीमेटली बात यही है कि यहां पे दे रिक्वायर कि कुछ जो चीजें जिनके पर्टिकुलर नेम असाइन हो चुके हैं उनको ही आप रखिए और उनके ही आसपास घूमते रहिए, सोसाइटी में जो कुछ भी हो उसी के हिसाब से गवर्न करते रहिए, अगर उसके अंदर आए तो पनिशमेंट दीजिए, नहीं आए तो छोड़ दीजिए। दिल से बताओ, वाजिब लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है सर। इसीलिए एक जजमेंट पढ़ बताता हूं, जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1994 में क्या हुआ, कहा गया कि ये जो लॉ ऑफ टॉर्ट या टॉर्ट्स या जो कुछ भी तुम कहो, ये एक डेवलपिंग लॉ है, डेवलपिंग लॉ है, ये धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर बेड़ियां लगाना, बैरिकेडिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये बात इस केस में क्लियर कर दी गई। ठीक है, तो अच्छा एक और बात, बाद में विनफील्ड ने एंड में कह दिया कि हाँ ठीक है सर, दोनों ही थ्योरीज अपनी अपनी जगह करेक्ट है, एक का ब्रॉड व्यू करेक्ट है, एक का नैरो व्यू भी करेक्ट है। ठीक है, किसी को, वही मैंने कहा ना, शुरुआत में बताया था, ज्ञानबाजी कर लेंगे, कंफ्यूज कर लेंगे, फिर आपस में सुलह कर लेंगे और टेंशन हमारे लिए पैदा कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। पर हाँ थ्योरेटिकली तो मालूम होना चाहिए कि टॉर्ट और टॉर्ट्स की बात जब भी कोई करे तो उसमें क्या मतलब वो बात करना चाह रहा है। ठीक है, गॉट इट? सो दैट्स इट, खत्म हो गया, सिंपल। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, मजे करो।